नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 2 जून साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आज जहां गजा के अंदर कुछ बहुत बड़ा हमला हुआ है, वहीं आज दो मुल्क एक दूसरे को काट खाने को तैयार हैं और शायद अब लाखों लोगों की जान जा सकती है। वहीं अब सीज फायर को लेके भी कुछ एक्सपर्ट ने क्या बड़ा बयान दिया, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ ही आज गजा के अंदर क्या हालात हैं इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर मैं आपको रशिया और यूक्रेन की बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, जो जियो पॉलिटिक्स समझते हैं उनके हिसाब से डायरेक्टली, जो जियो पॉलिटिक्स नहीं समझते उनके हिसाब से इनडायरेक्टली, गजा और फिलिस्तीन के मुस्तकबिल को डिसाइड करेगा। ऐसा क्यों? तो पहले आप थोड़ी सी न्यूज़ जान लीजिए। दरअसल लगातार पिछले कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की के ऊपर और पुतिन के ऊपर ये दबाव बना रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि एनी हाउ अब जो यूक्रेन है, जो रशिया है, दोनों के बीच जंग के जो हालात हैं वो हालात थम जाए, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर फायर ना करें, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। लेकिन इसी दौरान दो बड़ी घटनाएं घटती हैं। पहली घटना क्या? पहली घटना ये थी कि एक इलाके में हेलीकॉप्टर से पुतिन साहब जा रहे थे। इसी दौरान यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से हमला कर दिया जाता है। हालांकि पुतिन साहब की जो सिक्योरिटी होती है काफ़ी मुस्तैद होती है, काफ़ी फाइटर जेट उनके अगल बगल उड़ रहे थे, उन्होंने फ़ौरन उस ड्रोन को मार गिराया। इसी के बाद फिर क्या हुआ कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर पलट के वार किया। इस पलटवार में कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी, वहां तक धमाके देखने को मिले। इसी के जस्ट बाद मामला थोड़ा सा खामोशी भरा रहा, लेकिन आज 40 से ज़्यादा मिसाइलें यूक्रेन की तरफ से रशिया के ऊपर दाग दी गई। 40 से ज़्यादा मिसाइलें। इस मिसाइल से अभी तक रशिया के कई सारे ऐसे एयरपोर्ट थे, कई सारे ऐसे पोर्ट थे, कई अलग ऐसी जगह थी जहां पे बाकायदा भयानक आग लगी और इस आग में काफ़ी नुकसान रशिया को हुआ है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे रशिया पलटवार करेगा ही करेगा। और पलटवार ना भी करता, लेकिन अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े साफ अंदाज में कहा कि जो पुतिन है वो आग से खेल रहे हैं। पुतिन जानबूझ के अपने इलाके में, अपने घर में, यानी अपने देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। अब ये बयान जब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, मतलब बड़ा साफ है कि ट्रंप जो है वो पुतिन को उकसा रहे हैं। और उकसाने का मतलब ये है कि पुतिन हमला करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि इन सब बातों का गजा से क्या रिलेशन है? तो रिलेशन बहुत बड़ा है। जब सीरिया में सरकार पलटी थी, उस टाइम जो जियोपॉलिटिकल समझ रखते थे उनको ये बात पता थी कि सीरिया में सरकार पलटने का सबसे अहम रीज़न ये था कि सीरिया में उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ था। इधर यूक्रेन के साथ बिजी था रशिया, रसिया ने ये पूरी शरण दे रखी थी। इधर इजराइल के साथ ईरान बिजी था, सीरिया वहाँ पे अकेला छूट गया और ऐसे हाल में सीरिया में तक था पलट हुआ। सेम सिचुएशन है इधर। आप देखिए, लगातार जून में हमले की बात इजराइल कर रहा और इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने की बात कर रहा, ये बात आपको पता होगी। और ईरान का एकमात्र दोस्त है रशिया, तो रशिया को इधर बिजी रखा जा रहा ताकि अगर गलती से भी इजराइल ईरान के ऊपर हमला करे तो रशिया इतना बिजी रहे कि वो ईरान के सपोर्ट में अपने फाइटर जेट को ना भेज पाए। ठीक उसी तरीके से जैसे सीरिया में असद की सरकार बचाने के लिए रशिया अपने फाइटर जेट और अपने सैनिकों को नहीं भेज पाया। तो बात भले ही उधर की है कि रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे गजा, फिलिस्तीन और ईरान पे पड़ेगा। और एक चीज़ जान लीजिए, ये बड़े बड़े मुल्क जब कुछ करते हैं तो धरती के इस कोने में अगर कोई चीज़ होती तो इसका असर धरती के उस कोने में भी होता है। और ये बात एक कड़वी सच्चाई है। खैर, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। और आज गजा के अंदर से जो खबर निकल के सामने आई, ये खबर बड़ी हैरान करने वाली है, बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल गजा के अंदर आज खाना बट रहा था, मदद बट रही थी। एड की ट्रक गजा के अंदर गई थी, कुछ बांट रही थी। लेकिन इसी दौरान जब वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तभी एक संगठन आता है और इनके ऊपर ओपन फायर करता है। इस फायर में 31 लोग वहीं मर जाते हैं, भगदड़ मच जाती है। इस 31 लोग के मरने और भगदड़ मचने के पीछे जब वहाँ के लोगों से पूछा गया, जो चश्मदीद थे, उनसे जब पूछा गया कि ये गोली किसने चलाई, तब उन्होंने कहा कि ये गोली आईडीएफ ने चलाई है, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स में। अब इसके बारे में जब आईडीएफ से पूछा गया, तब आईडीएफ का आप दुहिया नेचर देखिए कि आईडीएफ ने कहा कि नहीं भाई, हमने कोई गोली नहीं चलाई है, हमने तो बिल्कुल गोली नहीं चलाई है, पता नहीं कौन सा संगठन था जिसने गोली चला ली। अब आप सोचिए कि वहाँ पे और संगठन है कौन? एक तो हमास है, वो क्यों चलाएगा, और दूसरा आईडीएफ है। तो जब हमास ने नहीं चलाया तो बचा कौन?
और एक और बात, इनके एक चीफ हैं, आईडीएफ के चीफ हैं जिनका नाम है जामिर। जामिर ने कल ही एक ऑर्डर पास किया था और इस ऑर्डर में इन्होंने कहा था कि अब गजा के अंदर जो हमले हैं वो तेज करने पड़ेंगे, ग्राउंड लेवल जो ऑपरेशन है वो तेज करना पड़ेगा, चूंकि हमें जल्द से जल्द गजा में अपने मिशन को अंजाम देना है। अब आप सोच के देखिए, एक तरफ खाने की ट्रक भेजी गई, दूसरी तरफ गोली चलाई गई, तीसरी तरफ एक ऑर्डर आता है कि हमें अपने मिशन को तेज करना है। अब इसी को लेके एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट है मिडिल ईस्ट के, सुल्तान बर्राक, इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट ने मानो मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दिया। सुल्तान बर्राक ने जेरूसलम पोस्ट और अल जजीरा को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि दरअसल जो नेतन्याहू अपने क्लियर मकसद पे काम कर रहा है, पूरी दुनिया को इधर उधर बिजी रखेगा, पूरी दुनिया को ये दिखाएगा कि हमास असल में विलन है, हमास नहीं चाहता कि सीज फायर हो, और इसी की आड़ में लगातार अपने ऑपरेशन को इजराइल तेज करता रहेगा और धीरे धीरे करके पूरे गाजा को ऐसे निगल जाएगा जैसे कोई छोटा सा सांप एक बड़े से अंडे को निगल जाता है। देखने में यही लगता है कि छोटा सा सांप इतने बड़े से अंडे को नहीं निगल पाएगा, लेकिन धीरे धीरे सांप अपना मुंह फैलाता रहता है और उस अंडे को निगल जाता है। ये आज सुल्तान बर्राक ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। खैर, ऐसा हो भी रहा है, कौन रोकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर निकल के सामने आई है इजराइल के तेल अवीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन से। दरअसल इस एयरपोर्ट पे अचानक से कुछ फ्लाइटों को लैंड करने से रोक दिया गया, जो कि एयर स्पेस में कुछ तो दिक्कत थी। इसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यमन की तरफ से एक मिसाइल आई थी और इस मिसाइल की वजह से ये लोग इतने डर गए थे कि इनके पास जो लोग लैंड करने वाले थे उन जहाज़ों को हटा दिया गया। उसके बाद ये मिसाइल हिट हुई। कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, अभी तक कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, यमन के हौतीस ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कहा कि तेल अवीव का कोई भी एयरपोर्ट हो, कोई भी पोर्ट हो, जब तक गजा के अंदर हमले बंद नहीं होंगे तब तक वो पोर्ट, वो एयरपोर्ट सुरक्षित नहीं रह सकता। अब ये बयान जब निकल के सामने आया तब बड़ा ताजुब लगा, क्योंकि एक तरफ इजराइल इधर हमला कर रहा, दूसरी तरफ यमन उतनी दूर से मार रहा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर यमन उतनी दूर से मिसाइलें मार सकता है तो क्या आसपास के देश कुछ नहीं कर सकते, या फिर कर तो सकते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते। अब एक टिपिकल गेम है कि कौन कर सकता है और कौन कर नहीं सकता और करना नहीं चाहता। यहाँ के अंतर को समझने के लिए थोड़ी सी डीप जानकारी होनी चाहिए। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गजा के अंदर एक जगह है अल मवासी, और ये खबर वहां से निकल के सामने आई है कि अल मवासी के अंदर आज फिर से 3 लोगों की मौत हुई इजराइल के हमले में। अब आपको लगेगा कि 3 लोगों की मौत कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल मवासी एक छोटा सा कुनबा है, एक छोटा सा गाँव आप समझिए। पिछले 1 साल में इस गांव में लगभग 90 से ज़्यादा लोगों की जान गई है इजराइल के हमले में, और लगभग 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अब आपको ये बड़ी बात लगेगी, क्योंकि एक गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग रहेंगे, उनमें से 90 को इजराइल मार चुका है, 90 लोगों को, और 300 लोगों को घायल कर चुका है। यानी 100-150 जो बचे होंगे अपनी जान बचा के कहीं भाग गए होंगे, नहीं तो इनको भी मार दिया जाएगा। और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। खैर, आज की ये बड़ी खबरें थी। पिछले 24 घंटे में इतनी डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट के अंदर हुई है कि रशिया और यूक्रेन बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं ईरान को भी भुगतना पड़ सकता है। इजराइल ईरान पे हमले की तैयारी में भी है, और साथ ही मिडिल ईस्ट में काफ़ी कुछ बड़ा चल रहा है। गजा के अंदर भी ओपन फायर हो रहे हैं और लगातार गजा को कब्जा करने का प्लान बनाया जा रहा है। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपको मेरी खबरें पसंद आती हो, मेरी पत्रकारिता पसंद आती हो, तो कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस थोड़ा सा प्यार कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए, और आप कहाँ से देख रहे हैं इस बात को कमेंट कर दीजिए। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, ऊपर वाला हिफाजत करे।